मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 सेमेस्टर 2 कंपनी अधिनियम के एमसीक्यूज। इंग्लिश मीडियम के ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। आज हम हिंदी मीडियम के लिए पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में कंपनी के निर्माण से संबंधित जो महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिनके बारे में हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं उन्हीं का और डिटेल स्टडी है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये है पार्षद आंतर नियम, पार्षद सीमा नियम और प्रविवरण और उसके प्रकार। तो हम शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू से, जो है डैश कंपनी के अधिकार एवं सीमाओं को दर्शाता है। तो जो ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ दिख रहा है वो है इसका सही जवाब। तो कंपनी के अधिकारों को और सीमाओं को दर्शाने वाला जो दस्तावेज है वो है सीमा नियम। कंपनी की सीमाएं बताते हैं सीमा नियम। ये कंपनी का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट करता है, कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। आप जानते हैं कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम में 6 अलग अलग वाक्य है और इन वाक्यों में जैसे कि नाम वाक्य, स्थान वाक्य, उद्देश्य वाक्य, संघ या हस्ताक्षर वाक्य, इन अलग अलग वाक्यों में दायित्व वाक्य। तो कंपनी के जो उद्देश्य वाक्य है उस उद्देश्य वाक्य में कंपनी का उद्देश्य बताया गया है। कंपनी के नाम वाक्य में नाम से संबंधित डिटेल्स है कि कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उसके नियम बताए हुए हैं। तो ओवरऑल कंपनी के अधिकार क्या है ये बताने वाला जो दस्तावेज है ये है पार्षद सीमा नियम। ये कंपनी के कामकाज की सीमाओं को दर्शाता है और कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले सभी लोगों ने इस सीमा नियम को पढ़ा है ऐसा मान के व्यवहार होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कंपनी के साथ व्यवहार करने वालों को कंपनी का कार्यक्षेत्र स्पष्ट करता है। इसका उत्तर है पार्षद सीमा नियम। अब अगला क्वेश्चन है कि कंपनी एवं बाहरी दुनिया के बीच पुल का काम इसलिए करता है क्योंकि ये कंपनी की संबंधित जानकारी बाहरी दुनिया को देता है, इसलिए इसका जवाब भी पार्षद सीमा नियम ही है। इसमें जवाब नहीं लिखा हुआ है पर इसका सही जवाब है पार्षद सीमा नियम। अब डैश के नाम में कोई राष्ट्रीय चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो कंपनी के नाम में आप जानते हैं कि कंपनी का नाम कैसे होना चाहिए। कंपनी का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में सही होना चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के ओपिनियन में कौन सा नाम सही है? ऐसा नाम जो किसी अन्य कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं है या किसी तरह का कोई भ्रम पैदा करता नहीं है, वो नाम लिया जा सकता है। साथ ही में नाम में किसी भी तरह का राष्ट्रीय चिन्ह अलाउड नहीं है। तो द प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ नेम्स एंड एम्बलम्स एक्ट के अंतर्गत इस तरह का कोई राष्ट्रीय चिन्ह कंपनी के नाम में नहीं होना चाहिए। कंपनी का नाम अगर वो एक निजी कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड से एंड होना चाहिए और अगर वो एक सार्वजनिक कंपनी है तो केवल लिमिटेड से एंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के बाहर कंपनी का डैश एवं डैश स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। तो कहाँ पर? कंपनी के ऑफिस के बाहर क्या होना चाहिए? क्लियर, स्पष्ट रूप से कंपनी का नाम और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का पता बताने वाला बोर्ड होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी का लेटर हेड जो है उसके ऊपर कंपनी का बिल्कुल पेज के टॉप पर कंपनी का नाम और उसके नीचे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी के कार्य क्षेत्र, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य से संलग्न जो अन्य उद्देश्य है ये क्या है, ये बताने वाला वाक्य है उसका उद्देश्य वाक्य। कार्य क्षेत्र, कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। तो कंपनी के उद्देश्य वाक्य में जो स्पष्ट रूप से दिया नहीं है वो काम कंपनी नहीं कर सकती है, वो उसके कार्य क्षेत्र के बाहर होता है। अल्ट्रा वायरस, इस तरह का कोई काम कंपनी नहीं कर सकती है। अल्ट्रा वायरस मतलब कि जो उसके पावर्स के, उसके उद्देश्य क्षेत्र के, उसके कार्य क्षेत्र के
बाहर है उसे, उन सब चीज़ों को हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस। और ऐसा कोई काम अगर कंपनी करती है तो ये काम अवैध होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाक्य अंशधारियों को बताता है कि उनके पैसे किस तरह से विनियोजित किए जाएंगे। अंशधारी या निक्षेप लेने वाले जो लोग हैं वो अपने पैसे कंपनी को देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब ये कहाँ पे इन्वेस्ट होंगे, किस कारण के लिए इनको यूज़ किया जाएगा, ये अंशधारियों को बताने वाला वाक्य है उद्देश्य वाक्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूंजी से संबंधित है। पूंजी वाक्य में बताई गई पूंजी को डैश कहते हैं। कंपनी के जो पूंजी वाक्य या कैपिटल क्लॉज है, इसमें जो पूंजी मेंशन्ड होती है उसे कहते हैं ऑथराइज्ड, अधिकृत या पंजीकृत पूंजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी से रिलेटेड है कि कंपनी अपने जीवन काल में इस अधिकृत पूंजी से अधिक पूंजी जारी नहीं कर सकती है, और अगर कंपनी को इस अधिकृत पूंजी से अधिक पूंजी जारी करनी है तो उसे अपने नाम वाक्य को ऑल्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम वाक्य नहीं सॉरी, पूंजी वाक्य को ऑल्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के प्रकार एवं उनका अंकित मूल्य बताने वाला वाक्य क्या है, पूंजी वाक्य। तो पूंजी वाक्य में कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होगा, कितने टाइप्स के शेयर्स होंगे, अंशों का मूल्य, अंशों के प्रकार कितने होंगे, उनका मूल्य क्या होगा, उनकी फेस वैल्यू क्या होगी, ये सब बताने वाला वाक्य। और मतलब कि पूंजी वाक्य में कंपनी के कैपिटल का कॉन्फ़िगरेशन बताया जाता है। तो ये इसका उत्तर है पूंजी वाक्य। नेक्स्ट है नंबर 11, निजी कंपनी में पार्षद सीमा नियम पर न्यूनतम, निजी कंपनी में 2 लोगों के हस्ताक्षर और सार्वजनिक कंपनी में 7 लोगों के हस्ताक्षर पार्षद सीमा नियम पर होने चाहिए। इनको हस्ताक्षर करने वालों को हम कहते हैं अभिकर्ता, और इनके हस्ताक्षर एक गवाह की उपस्थिति में होने चाहिए। ये हस्ताक्षर करेंगे, इसके बाद इनके नाम, पते एवं व्यवसाय भी लिखे जाएंगे, और ये सब होगा एक गवाह की उपस्थिति में। अब कंपनी एक्ट की एक फैसिलिटी है टेबल ए। तो कंपनी अधिनियम की सारिणी अ अपनाई जा सकती है, पर किसके द्वारा, अब नीचे उसके ऑप्शंस दिए हैं। अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी, जो सही जवाब है। तो अगर एक कंपनी अंशों द्वारा सीमित है और सार्वजनिक कंपनी है तो वो सारिणी को अपना सकती है। निजी कंपनी नहीं अपना सकती, असीमित दायित्व वाली कंपनी भी नहीं अपना सकती, और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी भी नहीं अपना सकती। अब कंपनी के आंतरिक कामकाज का नियमन, आंतरिक कामकाज है अंतर नियम, इसके नाम में ही इसका अर्थ है अंतर नियम, अंदर जो काम होता है, आंतरिक कामकाज के नियम बताने वाला दस्तावेज है पार्षद अंतर नियम। अंशधारियों के अधिकार एवं दायित्व पार्षद अंतर नियम में दिए जाते हैं। पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम, यदि इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है, किसी मुद्दे पर पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के बीच संघर्ष होता है तो सीमा नियम का पालन किया जाएगा। मतलब कि अगर इन दोनों में सुपीरियर डॉक्यूमेंट या कौन से डॉक्यूमेंट के हिसाब से कंपनी काम करेगी, फिर अगर इन दोनों के बीच में संघर्ष है तो इसका जवाब है सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम। पार्षद अच्छा, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश में परिवर्तन करना डैश में परिवर्तन करने से आसान है। पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन करना आसान है, परंतु पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन करना अधिक मुश्किल होता है। तो पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन करना पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन करने से सरल है। पार्षद सीमा नियम को परिवर्तित करने के लिए प्रोसीजर अडॉप्ट करनी पड़ती है, और इसमें परिवर्तन करना इतना आसान नहीं होता है। कई बार कुछ मैटर्स पर गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी सीमित व्यक्तियों को निजी तौर पर अंशों का निर्गमन कर सकती है, और इसका जवाब है हाँ, कर सकती है। भले ही ये सत्य है कि केवल एक निजी कंपनी
सीमित तौर पर अंशों का निर्गमन करती है, वो जनता को आमंत्रित नहीं करती है, बल्कि सार्वजनिक कंपनी जनता को आमंत्रित करती है प्रविवरण द्वारा उसके अंशों और ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए। परंतु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इस तरह का निजी तौर पर अंशों का निर्गमन करना एक सार्वजनिक कंपनी भी कर सकती है। और अगला क्वेश्चन देखिए, इसे हम कहते हैं निजी प्लेसमेंट। तो निजी तौर पर सीमित व्यक्तियों को सार्वजनिक कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन कहलाता है निजी प्लेसमेंट। अब असूचीबद्ध कंपनी, जब कोई कंपनी नई होती है, असूचीबद्ध होती है, पहली बार वो बाज़ार में अपने अंशों को क्रय करने के लिए लाती है, बाज़ार में प्रवेश करती है, तो इसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो एक असूचीबद्ध कंपनी डैश द्वारा सार्वजनिक बाज़ार में प्रवेश करती है। आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग द्वारा ये सार्वजनिक बाज़ार में प्रवेश करती है। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेशकों को कंपनी के अंश एवं ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करने वाला दस्तावेज है प्रविवरण। वहाँ खरीदने के लिए होना चाहिए, के लिए शब्द नहीं होना चाहिए, उसको हटाना है। निवेशकों को, लोगों को, जनता को कंपनी के अंश एवं ऋण पत्र लेने के लिए आमंत्रण करने वाला दस्तावेज है प्रविवरण। कंपनी अधिनियम की धारा 2 और 36 सेक्शन 2 और ब्रैकेट में होना चाहिए 36 के अनुसार प्रविवरण, उसका रूप कैसा होना चाहिए? ये एक सूचना पत्र, विज्ञापन या परिपत्र के रूप में भी हो सकता है। वो लिखित होना चाहिए, फिर भले ही वो एक सूचना पत्र के रूप में हो, विज्ञापन के रूप में हो या परिपत्र के रूप में हो, वो लिखित होना चाहिए और उसमें जनता को इन्वेस्ट करने के लिए, अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रण होना चाहिए, तो हम उसे प्रविवरण मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गमन गृह कंपनी के अंश अथवा ऋण पत्र खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं और उन्हें जनता को बेचते हैं। तो ऐसे काम करने वालों को हम कहते हैं निर्गमन गृह डैश कंपनी के अंश अथवा ऋण पत्र खरीद कर उन्हें जनता को बेचते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रविवरण विक्रय का प्रस्ताव है। हाँ, ये एक विक्रय का प्रस्ताव है, ये अपने आप में एक प्रस्ताव नहीं है, ये केवल विक्रय का प्रस्ताव है जो सत्य है। निर्गमन गृह, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स है, निर्गमन गृह अंशों के विक्रय हेतु जनता के मध्य विक्रय का प्रस्ताव करता है। इसे क्या कहते हैं? जब अभी हमने ऊपर पढ़ा कि निर्गमन गृह कंपनी से अंश खरीदते हैं और उन्हें आगे जनता को बेचते हैं, तो जनता को बेचने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है निर्गमन गृह द्वारा, और वो जो दस्तावेज इस तरह से आमंत्रित करने के लिए बनाते हैं उसे कहते हैं गर्भित प्रविवरण। गर्भित प्रविवरण। अब प्रविवरण के सभी मुद्दे गर्भित प्रविवरण में होने चाहिए और इसका जवाब है हाँ, सत्य होने चाहिए। अब इसके बाद एक और तरह का प्रविवरण है शेल्फ प्रविवरण। तो अगर कंपनी एक ही तरह की प्रतिभूतियाँ साल में 2-3 बार इशू के लिए निकालती है, तो हर बार उसे प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, प्रविवरण बनाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी महंगी प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है और ये है शेल्फ प्रविवरण। तो शेल्फ प्रविवरण एक बार बनने के बाद जो उसका फाइलिंग किया जाता है रजिस्ट्रार के पास, उसके बाद 1 साल तक वो वैलिड रहता है। इसका मतलब कि कंपनी यदि 1 साल के भीतर उसी प्रकार के अंशों का निर्गमन पुनः करना चाहती है तो वो पुनः प्रविवरण वो नहीं बनाएगी, वो केवल शेल्फ प्रविवरण का इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि 1 साल के अंदर बहुत कुछ नहीं बदल रहा है और जो चेंजेस हो रही है उसके लिए वो एक सेपरेट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगी और इससे जारी किया जाएगा पुनः निर्गमन के समय। तो
शेल्फ प्रविवरण पत्रिका प्रतिभूतियों के प्रथम निर्गमन के खोलने की तिथि से 1 साल की अवधि तक वैध होगा। 1 साल के अंदर आप उसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। पुनः निर्गमन के समय शेल्फ प्रविवरण की सुविधा केवल सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अनुसूचित बैंकों तक ही सीमित है, जिनका मुख्य कार्य वित्त का पोषण है। ये सत्य है। ये सुविधा केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्था और अनुसूचित बैंकों को ही प्राप्त है। अब शेल्फ विवरण केवल एक बार ही रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाता है, जो सत्य है। यदि 1 साल के भीतर प्रतिभूतियां पुनः निर्गमित की जाती है तो उसी प्रकार के प्रतिभूति के लिए शेल्फ प्रविवरण का उपयोग किया जा सकता है। ये सत्य है। प्रत्येक पुनः निर्गमन के साथ सूचना परिपत्र जारी किया जाता है। तो अब ये क्वेश्चन सत्य असत्य या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है, जैसे कि प्रत्येक पुनः निर्गमन के साथ डैश जारी किया जा सकता है और इसका जवाब होगा सूचना परिपत्र। यहाँ भी शेल्फ प्रविवरण की वैलिडिटी 1 ईयर है ना। ये क्वेश्चन नंबर 28 पे देखिए, यहाँ 1 वर्ष, ये फिल इन द ब्लैंक के लिए भी हो सकता है कि उसकी वैधता की अवधि कितनी है, वहाँ पे ब्लैंक आएगा और वहाँ आप लिखेंगे 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रविवरण में विक्रय के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों की मात्रा एवं कीमत नहीं दी जाती है उसे कहते हैं रेड हेरिंग प्रविवरण। अब इसमें क्या होता है कि कंपनी बुक बिल्डिंग की एक प्रोसेस करती है, आगे हम उसके बारे में भी एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो इस बुक बिल्डिंग के प्रोसेस द्वारा कंपनी मार्केट का अंदाज लेने की कोशिश करती है कि उनकी जो शेयर्स है उसकी प्राइस उन्हें क्या मिल सकती है। तो इस तरह के प्रविवरण में जो अवेलेबल होने वाले हैं बाज़ार में ख़रीदने के लिए इन्वेस्टमेंट्स, उनकी प्राइस और क्वांटिटी यानी कि उनकी मात्रा और उनकी कीमत इस प्रविवरण में नहीं दी जाती है और इसे हम कहते हैं रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। अब यहाँ पे देखिए, असूचीबद्ध कंपनी जो अनलिस्टेड कंपनी है वो रजिस्ट्रार के पास सूचना परिपत्र फाइल करेगी और सूचीबद्ध कंपनी सूचना परिपत्र सेबी के पास फाइल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है संक्षिप्त प्रविवरण के बारे में। तो डैश प्रविवरण में प्रविवरण के सभी मुद्दों को संक्षिप्त रूप में दिया जाता है और इसका जवाब है संक्षिप्त प्रविवरण। अब क्वेश्चन नंबर 37 बुक बिल्डिंग के बारे में है, जिस पर अभी हमने बात की। तो बुक बिल्डिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी अपने अंशों के प्रस्तावित मूल्य को जानने की कोशिश करती है। ये फिल इन द ब्लैंक टाइप के लिए आएगा। जहाँ पर बुक बिल्डिंग है वहाँ पर ब्लैंक होगा कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी अपने अंशों के प्रस्तावित मूल्य को जानने की कोशिश करती है और इसका जवाब है बुक बिल्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रविवरण में मिथ्या कथन पर आधारित है कि प्रविवरण में धोखे में डालने वाला अथवा भ्रम पैदा करने वाला कथन भी मिथ्या या झूठ ही कहलाता है। झूठ में क्या क्या आता है? झूठ में केवल झूठ नहीं, लेकिन अगर इस तरह का कोई कथन है जो भ्रम पैदा करता है या धोखे में डालता है तो वो भी झूठ के कैटेगरी में ही आएगा। अब यदि कोई व्यक्ति भ्रामक प्रविवरण पर विश्वास करके उसे क्रय कर लेता है तो उसके पास उस अनुबंध को समाप्त करने का उपाय है और ये सत्य है। तो वो या तो उस अनुबंध को समाप्त कर सकता है या वो क्षतिपूर्ति मांग सकता है। अब जो प्रविवरण में मिथ्या कथन है उसके लिए दीवानी दायित्व और आपराधिक दायित्व, इस तरह के 2 दायित्व होते हैं। प्रविवरण में मिथ्या कथन के दायित्व से बचने के लिए अब जिस व्यक्ति पर प्रविवरण में मिथ्या कथन का आरोप लगा है वो व्यक्ति इससे बचने के लिए क्या कर सकता है? तो वो उसे प्रमाणित करना होगा कि अब यहाँ पे पॉइंट्स शुरू हो रहे हैं कि उसके द्वारा प्राप्त या उसके द्वारा प्रविवरण में दी गई जानकारी सत्य है, उसके जानकारी के बिना प्रविवरण जारी किया गया है,
मिथ्या कथन को सत्य मानने के लिए उसके पास उचित आधार था। मिथ्या कथन के बारे में पता चलते ही उसने तुरंत जनता के मध्य सूचना जारी कर दी थी और प्रविवरण उसके अनुमति के बिना जारी हुआ है या प्रविवरण जारी होने के पूर्व उसने अपनी अनुमति वापस ले ली थी। तो ये सभी सत्य है क्योंकि दायित्व से बचने के लिए निम्न में से कोई भी प्रमाणित करना पड़ता है उस व्यक्ति को जिसके ऊपर मिथ्या कथन का आरोप हुआ है। अब कंपनी अधिनियम के सेक्शन 63 के अनुसार प्रविवरण में मिथ्या कथन के लिए आपराधिक दायित्व 50,000 रुपये का अर्थदंड अथवा 2 साल का कारावास अथवा दोनों ही हो सकते हैं और इसका जवाब है सत्य। तो जहाँ तक हो सके काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ कवर करने की कोशिश की हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमसीक्यू की जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसकी लिंक दी हुई है वो भी आप देख सकते हैं। और प्लीज़ एमसीक्यूज़ के भरोसे मत बैठिए, स्टडी मटेरियल पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू।